नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। जो सरफेस टेंशन है, तो सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन ए लिक्विड सरफेस। तो बताए थे कि लिक्विड का एक फोर्स लगता है जो क्या कर देता है, झिल्ली टाइप का बना देता है लिक्विड पे। अच्छा, ये जो पानी, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कोहेसिव और कैडेसिव फोर्स। नहीं, कोहेसिव फोर्स, ये बताएंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है। पानी पानी के बीच में जो फोर्स लगता है आपस में अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो किसके कारण होता है झिल्ली बनना, कोहेसिव फोर्स के कारण। जब सरफेस टेंशन पड़ती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी से होता है सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, अच्छा रुक जाओ, इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स वर्क डन बाई एस इंटू एल। फोर्स मतलब क्या होता है, ये पढ़ाए थे, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर सीधा है तो वो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, चलो एल ही मान लेते हैं उसको भी, ये ब्रेथ मान ले रहे, ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई बी, यहाँ पे ऐसे डिनोट किए हैं, तो फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बाई बी, यहाँ पे ऐसे डिनोट किए हैं। तो बी इंटू एल क्या होता है, एरिया, डब्ल्यू क्या हो जाएगा ऊपर में, डब्ल्यू यानी कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये भी होता है, वर्क डन बाई एरिया। तब इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बना लेना अपना, ठीक है। कुछ कुछ घुमा के देगा इस पे। अब उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर। क्यों, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एल का क्या होता है मीटर। अब ये न्यूटन को डाइन भी लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट में न्यूटन क्या होता है डाइन, तो पढ़ेगा नहीं यूनिट डायमेंशन में। अब मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, नहीं लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब डाइन को जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सॉरी, अब इस हिसाब से देखें तो इस वाला हिसाब से फॉर्मूला से, तो वर्क का क्या होता है जूल, काम किए तो जल पिलाओ, याद कराए थे। तो वर्क का क्या होता है जूल, नीचे ये एल इंटू एल, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मतलब सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट तीनों हो सकता है, न्यूटन पर मीटर भी, डाइन सेंटीमीटर भी, और जूल मीटर स्क्वायर भी। याद हुआ, जूल मीटर स्क्वायर भी। अब जो यहाँ पे फैक्टर फॉर सरफेस टेंशन डिपेंड्स, सरफेस टेंशन बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। कैसे, टेम्परेचर कोई चीज़ को गर्म कर देंगे, कोई चीज़ को गर्म कर देंगे हम, तो ये वाटर के बीच का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा। तो क्या झिल्ली बना पाएगा वाटर मिलके, नहीं ना। तो वो चीज़ क्या होगा, डूब जाएगा। कोई चीज़ के ऊपर जो तैर रहा था वो चीज़ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना, तुम जैसे चाय का कप देखो, चाय का कप देखना कि कुछ देर बाद है ना ठंडा होगा तो उसमें मलाई का परत जम जाता है, ऊपर में नहीं जम जाता है, वो क्या है वाटर अपने में फोर्स लगा रहा है, नहीं जम जाता है। अब उसके ऊपर पहले चाय गर्म है एकदम, तुम कोई चीज रखोगे डूब जाएगा ना, क्योंकि ऊपर में लेयर नहीं बन रहा है, सरफेस टेंशन क्या है, कमजोर है। अब चाय ठंडा हो गया तो मलाई का जो परत बनेगा उसके ऊपर सीव रख के देखो तो रुक जाएगा सीव, हाँ तो रुक जाएगा। हाँ उतना बहुत भारी चीज नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी चीज है रुक जाएगा, ठीक है ना, जो रुकने लायक होगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है उस समय, सरफेस टेंशन मजबूत हो रहा है ठंडा में। तो ये चाय वाला से याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाएगा। तो झिल्ली नहीं बन पाएगा, पानी का लेयर नहीं बन पाएगा। पानी में अगर डिटर्जेंट मिला दे तो तब भी सरफेस टेंशन कम होगा। कैसे, तो यहाँ इसी का तो डिटर्जेंट मिलाया जाता है, पानी पानी आपस में चिपका रहेगा तो गाड़ी को कैसे साफ करेंगे हम, पानी पानी का बूंद आपस में चिपका ही रहेगा तो कैसे साफ होगा, ये हटेगा तब ना जल्दी अच्छा से साफ होगा। तो ये डिटर्जेंट मिलाएंगे ना तो इसके बूंद को क्या करेगा, ब्रेक, तो इससे सरफेस टेंशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब पानी अलग अलग जाके क्या करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेंथ पर भी डिपेंड करता है, किसके, लिक्विड पे, लिक्विड का कितना लेंथ है, मतलब कि ये छोटा कप है और ये बड़ा कप है, तो सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करेगा। तो लिक्विड के लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लिक्विड के एरिया पर भी है, लिक्विड के फोर्स पर भी। क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है एफ बराबर टी बराबर क्या होता है, एफ बाई एल। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है टी बराबर डब्ल्यू बाई ए। तो सरफेस टेंशन लिक्विड पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ाएंगे तो कमजोर हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो कमजोर हो जाएगा, और फोर्स बढ़ाएंगे तो मजबूत हो जाएगा। कैसे, कौन फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स आपस में दोनों का बढ़ा दें तो मजबूत हो जाएगा ना। इसी कोहेसिव फोर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा के, डिटर्जेंट मिलाकर क्या कर रहे हैं, तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब पे डिपेंड करता है
सरफेस टेंशन और भी चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि वाटर में अल्कोहल मिला दिए, तो जो भी अघुलनशील है ना चीज़, जो भी नहीं घुलने वाला चीज़ है, वो सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम। याद रखो कैसे, तो देखो वाटर में क्या कर रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्कोहल। चाहे तुमको ऑयल मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं, किरोसिन ऑयल मिला दे रहे हैं, कोई भी ऑयल मिला दे रहे हैं, तो तुमको क्या है, वो ऊपर ही तैरता रह जाएगा ना। तो पानी के लेयर को क्या करेगा, कम कर देगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। मच्छर जो है, जिस नाले में ज़्यादा मच्छर आता है ना, तो उसमें थोड़ा तेल मिला देते हैं या फिर केरोसिन ऑयल मिला देते हैं। ये सवाल पूछा जाता है क्यों, तो इससे सरफेस टेंशन कम कर दिया जाता है, क्योंकि ऊपर ही फ्लोट होते रहेगा ना। तब पानी का मान ले इसमें दोस्ती है, इसके बीच में कोई और चीज़ आ गया तो इसको दोस्ती को तोड़ देगा ना, टूट जाएगा। तो वही है केरोसिन ऑयल से ऑयल का काम। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर वो आएगा तो वो नीचे डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा, तो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। जल में नमक मिलाने पे क्या होगा, तो नमक क्या है, घुलनशील चीज है। तो कोई भी चीज घुलनशील है, वो सरफेस टेंशन को क्या करता है, मजबूत करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, नमक मिलाएंगे तो सेम प्योरिटी जो कि घुलने वाला है तो सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा। और जो नहीं घुलता, जैसे अल्कोहल हो गया, पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। हाँ, तुम दारू का सोच रहे हो, और भी अल्कोहल होता है। उसके बाद तुमसे फिर से ये, जैसे कि ये केरोसिन ऑयल मिला दी तो नहीं घुलेगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो वही बोल रहा, जल में केरोसिन तेल मिलाने पे क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा, मच्छर मर जाएगा, मच्छर डूबेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ सरफेस टेंशन के कारण क्या क्या फेनोमेना होता है जिंदगी में, तो कभी देखती है पानी का बूंद गोल कैसे बन जाता है। पानी जो बुलबुला बनता है सरफेस टेंशन के कारण, एक दूसरे को क्या करता है, घिसता है, लेयर बनाते बनाते गोल बना देता है। तो स्पेरिकल स्पेस ऑफ वाटर, इसके कारण मच्छर क्यों तैरता है, तो पानी का क्या बन जाता है, झिल्ली। सरफेस टेंशन के कारण मच्छर क्या होगा, तैरने लगेगा। ऐसी को मच्छर को तैरने नहीं लगे, इसके कारण हम लोग केरोसिन ऑयल मिला देते हैं। गर्म खाना अच्छा क्यों लगता है ठंडा खाना के अलावा, तो गर्म खाना क्या होता है, हमारे मुंह में जाके पूरा पसीर जाता है। क्या होता है, पसर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है खाना का, दूर दूर जाने लगेगा ना। ठंडा खाना का मॉलिक्यूल एक ही जगह होगा, लेयर बना देगा, पास ही पास होगा, तो पूरे मुंह में स्वाद नहीं आएगा ठंडा खाना। गर्म खाना इसी का टेस्टी लगता है। ठीक है, पतला सुई पानी के ऊपर तैरता है। कभी कभी देखोगी तो कोई चीज़, छोटा छोटा चीज़ तैरने लगता है पानी के ऊपर से। कैसे, वो लेयर बना हुआ सरफेस टेंशन के कारण। वेल्डिंग लगाना, वेल्डिंग जो होता है, तो दो रॉड को जोड़ते हैं ना, सॉलिड है, कैसे जुड़ेगा, तो जब इसको पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड है, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स आ जाएगा, कोहेसिव फोर्स है, तो इसके पास वो सरफेस टेंशन बना लेगा, आपस में दूसरे को पकड़ लेगा, तो वेल्डिंग हो गया। शेविंग ब्रश का बाल में आपस चपकना, शेविंग ब्रश है, उसको पानी में चपकाते हैं, पानी में तो आपस में चिपक जाता है। देखते हो निकालने के बाद ब्रश, तो पेंट ब्रश ही पेंट करते हो जो, तो आपस में लिक्विड पकड़ लेता है, एक लेयर बना देता है, वो क्या है, सरफेस टेंशन। जल में साबुन घोलने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। इसी सिद्धांत पे कपड़ा क्या होता है, साफ होता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं तब वो दूर दूर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स उसको बोलते हैं कि जो मान लो कि सेम अणु यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगे, जैसे पानी के बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, पानी के बीच, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, यही सरफेस टेंशन का क्या होता है, कारण होता है। सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स लगता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर कम से कम गैस में। फिर जो है यहाँ पे ये एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो मान लो कि जो पानी के बीच में लगा कोहेसिव फोर्स, लेकिन जो अलग अलग चीज़ों के बीच लगता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेपर पे चल रहा है, तो ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, मार्कर से हम अभी इस पे लग रहे हैं, हम लिख रहे हैं मार्कर से बोर्ड पे, तो कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। पानी है, कपड़ा भींग रहा है, तो पानी चिपक रहा है ना कपड़ा पे, कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। दूध और पानी आपस में मिल रहा है, चिपक रहा है ना, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। सेम सब लगे तो कोहेसिव, अलग अलग लगे तो एडहेसिव। काजल जो तुम लोग लगाते हो तो चिपक जा रहा, ओठ जो है लगाते हो तो ओठ पे लिपस्टिक चिपक जा रहा है, वो सब एडहेसिव फोर्स है। नहीं समझे, ये देखो काजल लगाइए, ये कौन किसके कारण है, एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो किसी को बोल सकती है कि काजल अच्छा से नहीं लगा, तो बोलना वो लग रहा तुम्हारा एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है पानी का देखती हो पत्ता पे बूंदा, तो ये पानी का पत्ता पे जो बूंदा है, ये भी एडहेसिव फोर्स का उदाहरण है। क्यों, पानी अलग है, बूंदा अलग है। पानी आपस में क्या फोर्स लग रहा है इसके अंदर, कोहेसिव, तो ऐसे करते करते गोल बना लेगा, इसमें चिपकेगा नहीं।
क्योंकि इसके बीच में क्या है, मॉलिक्यूल बहुत एडेसिव फोर्स लग रहा है तो चिपकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे कि ये है एक होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट में, ये एक होता है जल, देखो जल में क्वालिटी होता है, क्या होता है जल में क्वालिटी, ये गया यहाँ पे, एक तुमको पढ़ना है कैपिलरी एक्शन, सोच रहे दिया कैसे सोख रहा है। तो वही बात है। तो देखो वाटर में कौन सा फोर्स लगता है, एडेसिव, लेकिन जो पारा मतलब जो होता है कि मरकरी, उसके अंदर लगता है तुमको कोहेसिव फोर्स। वाटर का प्रॉपर्टी क्या है, एडेसिव फोर्स, मतलब जल के में ये क्वालिटी है कि जल में ये क्वालिटी है कि वो अपने साथ नहीं, वो अपने साथ तो चिपकना चाहता है लेकिन अपने से ज़्यादा वो दूसरे के साथ ज़्यादा चिपकना चाहता है। वाटर देखो कोई चीज़ में मिल जाएगा तो वो अपने से दूसरे साथ ज़्यादा चिपकने चाहता है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट होता है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ये क्या होता है कि ये जो ऐसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब ला के छोड़ते हैं तो ये लेयर थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसे ऐसे फिगर बनता है, क्यों कि वाटर दूसरे के साथ चिपकना चाहता है अपना छोड़ के। आई जो पारा है इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका क्या है, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूब रखेंगे ना तो ये नीचे हो जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये जो मरकरी है ये अपना नीचे वाला अपने साथ ही रहना चाहेगा, वो ऊपर चढ़ना नहीं चाहेगा, जबकि पानी भले ऊपर नहीं चढ़ पाए लेकिन थोड़ा सा पानी यहाँ से एक्सपेरिमेंट में करेगा, ठीक है। तो पानी में चढ़ने का कोशिश करता है और इसमें पारा में यानी कि उसमें नहीं करता है। तो देखो ऐसे ही चढ़ेगा ना, चढ़ने का कोशिश करेगा तो पानी, देखो पानी क्या है साइड से ऊपर की ओर चढ़ने का कोशिश करेगा तो इसमें एक एंगल बनेगा, इसे कैसा एंगल, कॉनकेव जैसा लग रहा है। ये जो पारा है यानी कि मरकरी, ये क्या है, ये नहीं ना चढ़ना चाहेगा साइड से, तो इसमें कौन सा एंगल बन, इससे हो गया तो क्या हो गया, कन्वेक्स। तो पारा में बनता है कन्वेक्स और उसमें बनता है कनकेव। तो यही पूछता है। अब यहाँ पर हो गया सरफेस टेंशन। अब है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, तो जो दो लिक्विड है आपस में जो होता है एक चलने में उसको मदद नहीं करे, इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। जैसे देखो जैसे शहद हो गया, शहद मतलब हनी को तुम एक तुम लो ये चीज प्लेट, इसे लो हनी रख दो, ठीक है। अब इसको गिराने को तो हनी बहुत धीरे धीरे जाएगा नीचे, नहीं गिरेगा। और एक जगह लो और मिल्क को रख दो, देखो मिल्क पूरा सटाक देकर नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसा हो रहा है, इसके बीच में विस्कोसिटी लग रहा है। तो लिक्विड के मोशन को जो अपोज करे उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। क्या लग रहा है, विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी है ये किसका प्रॉपर्टी, तो केवल लिक्विड में लगता है और गैस में लगता है, लेकिन ये सॉलिड होता है इसमें विस्कोसिटी नहीं होता है। विस्कोसिटी हम लोग जो होता है ये प्रॉपर्टी केवल लिक्विड का है और गैस का है, ये सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है विस्कोसिटी का क्या कारण है, तो इसका भी कारण है कोहेसिव फोर्स। क्यों, क्योंकि क्यों नहीं आ पा रहा है वो हनी नीचे, तो हनी के बीच में आपस में एक दूसरे को रोकना चाह रहा है कोहेसिव फोर्स के कारण। समझ में आ रहा है, कोहेसिव एडेसिव, इसका रोकना चाह रहा है, इसी कारण वो नहीं आ पा रहा है नीचे, ठीक है ना। और अब जो गैस, तो ये तो हो गया लिक्विड में, सॉलिड में तो होता ही नहीं है, तो लेकिन लिक्विड में हो गया। लेकिन गैस में जो है विस्कोसिटी का क्या कारण है, तो गैस में विस्कोसिटी क्यों हो पा रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के कारण होता है। क्या होता है इसमें, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है एडेसिव फोर्स लिक्विड में लगता है, तो गैस में जो है ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर के कारण, उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे को ढकेलता नहीं है, इसी कारण क्या हो जा रहा है वहाँ पे, वो जल्दी से फ्लो नहीं हो पा रहा है उसका, ठीक है। तो गैस में विस्कोसिटी का कारण यानी कि ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, ये लिक्विड में कोहेसिव फोर्स का कारण। उसके बाद जो है ये उसका याद रखना है कि जो गैस में बताओ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा कि ये लिक्विड में, तो गैस में होगा ना, गैस में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा विस्कोसिटी होता है। वो हम हनी के एग्जांपल लिए, बेचारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, गैस तो ट्रांसफर होगा तो वो तो ऐसे तो वो गैस फिर भी उसमें भी विस्कोसिटी लगेगा, लेकिन गैस फिर भी देखना एक जगह से दूसरी जगह जल्दी चला जाएगा, लिक्विड नहीं। तो लिक्विड में कम जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अपोज हो रहा है। जब कम अपोज ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, वही तो विस्कोसिटी है, रोकना ही क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। समझो कुछ फ्रिक्शन टाइप का ऐसा। हम पता है जल्दी जाने को विस्कोसिटी समझ रहे थे, नहीं कम जाने को ही विस्कोसिटी गुण है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी कम जाएगा, विस्कोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो चीज तेज से चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
और टेम्परेचर बढ़ाने पे लेकिन गैस का विस्कोसिटी क्या होगा? गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, उल्टा होता है, याद कर लो। अच्छा, लिक्विड का विस्कोसिटी कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग क्या होता है, टूट जाता टूट है, जाएगा। और गैस का बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो ऐसे यूनिट क्या होता है, द पॉइज। अब उसका ऐसे यूनिट बताए थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताए थे अभी सरफेस टेंशन का, जूल मीटर स्क्वायर पर आए थे, और 10 बाई सेंटीमीटर पर। हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये एक होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर ये किसी विस्कोसिटी लिक्विड में गिरता है, कोई भी चीज़ हो, मान लो ये कोई विस्कोसिटी लिक्विड है, इसके अंदर ये कोई विस्कोसिटी लिक्विड है, इसके अंदर कोई चीज़ गिर रहा है, तो क्या होगा? तो उसका स्पीड शुरुआत में, जैसे हनी है, हनी क्या है, विस्कोसिटी लिक्विड है ना, तो हनी में अगर कोई चीज़ गिरेगा अगर, तो उसका स्पीड शुरुआत में बढ़ते रहेगा। क्या होगा? बढ़ते रहेगा। उसका स्पीड शुरुआत में क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन उसका स्पीड शुरुआत में बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब उसी के फ्लो में होगा। हाँ, मतलब कि एक ही स्पीड से चलेगा, पहले लगातार बढ़ते रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो स्पीड कांस्टेंट हुआ ना, इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर किसी का मास m है, रेडियस r है, और एक कोई गोला चीज है, गोला है, ठीक है ना, अब वो जो है श्यान माध्यम के विस्कोसिटी मीडियम में क्या है, गिराया जा रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी क्या होगा? तो उसके अंतिम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट जब वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब कोई श्यानता, मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं उसको, विस्कोसिटी में गिराने पे जो वेलोसिटी जब है शुरुआत में क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। इसी टर्मिनल वेलोसिटी का जो वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यही चीज़ है, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे v। क्या है? v इक्वल टू 2r²। ये r क्या है? तो जो गोला है ना, वही जो गोला, वो सामान गिरा रहे हैं उसका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है g, ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़े हो ना? 10 वाला। हाँ, 9.8। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये जो है डेंसिटी है यहाँ पे, PS, मतलब ये जो है डेंसिटी किसका? सॉलिड का, जो चीज़ गिरा रहे हैं, माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस किसका डेंसिटी? वो लिक्विड का, ठीक है ना, जो विस्कोसिटी का, जो हनी का। और नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में है 9n। क्या है नीचे में? 9n। ये n क्या है? तो ये n बताता है कि उसका जो विस्कोसिटी में कितना लिक्विड, फार्मूला में n दिया रहता है, जब बनाओगे ना न्यूमेरिकल्स, तो उसमें n दिया रहेगा विस्कोसिटी का, अलग अलग चीज़ का विस्कोसिटी का कितना है वो, /9। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? r² के, ठीक है। यही चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यही मार्जिनल वेलोसिटी होता है, ठीक है, विस्कोसिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सब एग्जांपल दे दिया, पूछा था किसका विस्कोसिटी सबसे अधिक होगा? वाटर का होगा, काट दो, वाटर तो तुरंत गिर जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन होगा। अल्कोहल का होगा, अल्कोहल भी तुम सोच के देखो, पानी जैसे उसी की तरह था, इसका होगा, काट दो। अब इसमें कंफ्यूजन होगा। एसीटोन का होगा, नहीं, नेल पॉलिश में लगाते हो तुम एसीटोन, तो उसका होगा। एसीटोन भी तो पराक 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 पराक, वो भी तो चलता है, नीचे गिर जाएगा तुरंत, तो फिर ग्लाइकोल बच गया। ये नहीं जो मालूम है, ऐसे ही दिमाग से निकालना था, हम नहीं पढ़े, लेकिन इसको ऐसे निकालना था, ऐसा ऑप्शन को, ठीक है। ग्लाइकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोल, अरे ग्लाइकोल होता है कि लिक्विड होता है वो भी, ठीक है। और तुमसे एक चीज़ जो है कि ये अगर पानी, मिल्क, जल, शहद, ये सब दिया जाए, अब पूछा जाए किसका सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी है, तो शहद का। क्या है? उसका विस्कोसिटी बहुत होता है। तुम देखना इसे गिरा कि नहीं गिरेगा जल्दी, देरी टाइप का गिरेगा पूरा नीचे। अच्छा, अभी विस्कोसिटी पर आए हैं, सरफेस टेंशन पर आए, एक मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी लिखा गया यहाँ पे। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का क्षमता कितना है, अभी आज पढ़ाएंगे, मैग्नेटिज्म भी रिवीजन करा देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। किसको अट्रैक्ट करने का क्षमता कितना है? तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर, तो ये भी याद रखो, ठीक है। स्केलर वेक्टर याद आता है? स्केलर जिसमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो हम तो पॉइजन बताएं। अच्छा, उसका बताओ तो सरफेस टेंशन का क्या था? एक तो था सर, आप हमको बताए हैं न्यूटन बाय मीटर, एक बताए थे आप हमको जूल बाय
मीटर स्क्वायर। अरे एक बताए थे हमको, डाइन भी लिख सकते हैं न्यूटन को, और मीटर को सेंटीमीटर भी, तो ये भी बताएं। और विस्कोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होगा, तो देखो याद कर दो, 1 पॉइजन ये होता है, अभी बताएंगे, न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ये विस्कोसिटी का है, न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड बाई मीटर एनएस बाई मीटर स्क्वायर, एनएस एक गाड़ी का भी नाम है, एनएस तो न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये है, ये भी याद रखेंगे कि 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर 10 पॉइजन के बराबर, 10 पॉइज के बराबर होता है। पॉइज मतलब किसका ऐसे यूनिट है, विस्कोसिटी का। तो 1 न्यूटन सेकेंड मीटर, 1 एनएस मीटर स्क्वायर 10 पॉइज के बराबर होता है। तो 1 पॉइज किसके बराबर होगा, 1/10 अपना कर लेगा ये। बस ये याद रखो कि एक जो है एनएस मीटर स्क्वायर 10 पॉइज के बराबर होता है, ठीक है। अब व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, अब पास्कल सेकेंड भी होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा पास्कल सेकेंड, मतलब एनएस मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड भी, पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनएस विस्कोसिटी से याद करो, वेलोसिटी से संबंधित कुछ है। एक गाड़ी भी है जिसका नाम क्या है, एनएस मीटर स्क्वायर। एक होता है, अब यहाँ पर आगे बर्नौली थ्योरम पढ़ा है। अब ये यहाँ पे वेंटोमीटर क्या है, वेंटोमीटर एक चीज़ है। वेंटोमीटर पूछेगा किसका मेजरिंग करते हैं, तो वेंटोमीटर से मेजरिंग करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का। देखो वेंटोमीटर क्या है, एक ये है टूल्स है, उसमें जो स्ट्रीमलाइन लिक्विड पड़ी होगी, नहीं पड़ी रे पगला, बर्नौली थ्योरम पढ़ ली, स्ट्रीमलाइन लिक्विड नहीं पड़ेगी, कैसे पढ़ेगा स्ट्रीमलाइन लिक्विड पर हम सर बताएंगे, तुम चलो यहाँ पे देखो बताएंगे स्ट्रीमलाइन लिक्विड। तो स्ट्रीमलाइन लिक्विड होता है ना, उसी का मेजरिंग किया जाता है वेंटोमीटर से, और ये बर्नौली थ्योरम जो होता है ना उसी पे आधारित होता है ये वेंटोमीटर, ठीक है ना। अब आ जा रहे हैं पहले बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम इसमें से कौन लिखा हुआ बताता, ये वाला लिखा हुआ है 2 वाला, प्रेशर हाफ, ये क्या लिखा हुआ है, रो है, तो क्या है ये लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, और ये रो जी एच क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौली थ्योरम ये बताता है, सबसे पहले तो बात, बर्नौली थ्योरम जो है किस थ्योरी पे आधारित है, किस बात पे आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। ये सिद्धांत ये बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी हो। अरे तुमको एक चीज़ पढ़ाए थे याद है पहले, कि अगर कोई चीज़ हो वर्क पावर एनर्जी में, तो ये चीज़ अभी हाइट पर है, ठीक है, तो इसको हाइट पर है, ठीक है, इसका काइनेटिक 0 होगा, इसका हाँ वही चीज़ बनना चाह रही, इसका काइनेटिक क्या होगा 0, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा mgh, नीचे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो एनर्जी बदलता है, टोटल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट ही रहेगा। इसी पर आधारित है बर्नौली थ्योरम। इसमें लिक्विड का प्रेशर देखा जाता है, चलो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है बर्नौली थ्योरम कि ये है ना, ये थ्योरम बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम एंड इनकम्प्रेसिबल, किस टाइप के लिक्विड का, इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके। अब उसके बाद नॉन विस्कियस, जिसमें विस्कस लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, और कैसा फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बताएंगे, और उसका क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा बुक में फिगर दिया होगा, ये हाइट h पे है कि ट्यूब है, एक तरफ इधर से लिक्विड क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसका क्या है एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, ये हाइट अलग हाइट पे, एक अलग हाइट पे, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। इसी से क्या हम लोग लिखते हैं बर्नौली थ्योरम, ये लिक्विड का फ्लो के बारे में चेक करते हैं कि क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यहीं पे कुछ देके कुछ पूछते रहेगा एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पर है, जहाँ पे अब तो वही है, यहाँ पर क्या बता रहा है, पी क्या है प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ये रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एच क्या हाइट, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और ये किस पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। समझ में आया? अब धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोले थे। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो उसको बोलते हैं कि अगर कोई लिक्विड है, उसका हर एक पार्टिकल उसमें होगा, मॉलिक्यूल्स, तो हर एक मॉलिक्यूल्स वहीं से गुजरे, उसके बाद वाला भी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर से गुजर गया ना इस पॉइंट से, तो इसके पीछे भी मॉलिक्यूल्स आएगा, वो भी इस पॉइंट से गुजर जाए, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी को बोलते, अगर पिछला मॉलिक्यूल्स भी सेम आगे वाला मॉलिक्यूल से गुजरे, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये बर्नौली सिद्धांत में स्ट्रीमलाइन फ्लो ही पर आधारित है, योगी सिद्धांत। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डैश इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ पाइप, बोथ वेलोसिटी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड द एलिवेशन हाइट चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसको क्या लिखते हैं? तो हम बताए थे वो इसलिए थे पाइप, जहाँ पे देखे थे वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पर v1 है v2 है, तब पकड़ा गया। वेलोसिटी चेंजेस, हाइट चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे h1 था, यहाँ पे h2 था। और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा जब वेलोसिटी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, इधर mgh1 हो जाएगा, इधर mgh2 हो जाएगा। तो ये सबको कौन एक्सप्रेशन से लिखते हैं? बर्नौली। तो सही है। ठीक है। पहले आता था बर्नौली थ्योरम पहचानने। अब भले समझ में बहुत चीज नहीं आया होगा, लेकिन तो क्वेश्चन देके समझ जाएगी कि बर्नौली का भाषा है। ठीक है। एग्जाम ना पास करना है, प्रोफेसर थोड़ी बनना, प्रोफेसर बाद में बनना है। तो समझ में आया? बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड इन मेकिंग एजम्पशन दैट, बर्नौली ये जो है थ्योरी बताया था कैसे टाइप के लिक्विड पे लगता है? 3। वो फ्लो होना चाहिए स्टीडी, स्टीडी मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में होना चाहिए, नॉन विस्कियस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ऐसे लिक्विड पे फ्लो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन इज करेक्ट फॉर द बर्नौली इक्वेशन? इसमें से कौन सा बात है बर्नौली इक्वेशन के लिए करेक्ट है? तो ये पहला वाला, ये एप्लीकेबल केवल किसके लिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ना। अब ऐसे लिक्विड के लिए जो नॉन क्या है, इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कियस है। समझ में आ रहा है भाषा? बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो। By which law of principle explain that the connection between the fluid viscosity and pressure in a moving fluid? इसमें बर्नौली विस्कोसिटी है ना? फ्लूइड वेलोसिटी, विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी कहाँ चल गया, भूल जाओ। फ्लूइड वेलोसिटी एंड प्रेशर इन ए मूविंग फ्लूइड। बताए थे प्रेशर है यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 है। ये सब किससे पता चलता है? बर्नौली थ्योरम से ना। यही है। वो फिगर याद करोगे अपने क्वेश्चन बनने लगेगा। किस पे आधारित है बर्नौली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। A streamline is defined as the of equal velocity in a flow। वो तो चीज नहीं लिखा हम जो बताए थे, लेकिन इक्वल वेलोसिटी भी रहता है हर एक मॉलिक्यूल्स का, सेम वही पॉइंट से वो भी गुजरेगा। A flow in which a liquid particle has a definite path and their paths do not cross each other। मतलब जो है ये समझी, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे डू नॉट लगा तो कंफ्यूज हो रही है ना? ये पकड़े पगला, तुम भाषा समझो ना। डू नॉट क्रॉस ईच अदर मतलब इसका जो पाथ होगा तो इसका भी वही पाथ होगा। तो कहाँ क्रॉस हो रहा है? डू नॉट क्रॉस हो रहा है कि नहीं? क्रॉस कब होगा? जब इसका पाथ अलग हो जाता है, तो क्रॉस ईच अदर। समझ में आया बेटा? तो डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये लाइन सही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। हम सोचे डू नॉट लगाया तो फिर अब भाई यहाँ पे देखो एक सवाल कि अगर कोई कनकेव मिरर है और किसी कनकेव मिरर के सामने जो है, अगर किसी सामान को कनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और उसका इमेज है ना वह वस्तु की दिशा में बनता है। वस्तु की दिशा में बनने का मतलब कि कनकेव मिरर है, बस यहाँ पे क्या है, ये मिरर है, ये पीछे ना हो गया, ये चलिए यहाँ पे करते हैं, ये मिरर है, वस्तु की दिशा मतलब इधर ही ना हो गया, मिरर के सामने भी यही हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रंट ऑफ मिरर या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो उस वहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और इसका जो इमेज बनता है ना, सॉरी ये वहाँ बस अब दूरी पे रखा गया और इसका जो इमेज बनता है ना
वो तुमको है मतलब यही इसी साइड वस्तु की दिशा में, यानी कि ऑब्जेक्ट के टुवार्ड द ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो जो ये जो होगा उत्पन्न आवर्धन क्या होगी? शायद लग रहा है गलती क्वेश्चन सेट हो गया क्या? नहीं सही है, रुक जा एक सेकंड, सॉरी फिर से आते हैं। अगर कोई कन ये सवाल को अगर कोई कनकेव मिरर है तो ये पीछे वाला सरफेस हो गया। हाँ। ये लाइन लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है इस सवाल के अनुसार मिरर के सामने, तो मतलब यहीं पे ना रखा गया है। हाँ। और उसका जिसका इमेज भी बन रहा है मिरर की इधर ही देखो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे दिशा, ये प्रतिबिंब यानी कि इसका इमेज बन रहा है वस्तु की दिशा में 60 सेंटीमीटर पे। इसका मैग्निफिकेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले तुमको समझ में आ रहा है यू क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव कितना -20। अब यहाँ पे बी का जो चाहिए यही सिखाना चाह रहे हैं इस सवाल में, बी क्या लेंगे पॉजिटिव कि निगेटिव। शब्द पकड़ो, इमेज बन रहा है वस्तु की दिशा में, मतलब ये शब्द कहीं पे लिखा रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर ये लिखा रहा है टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो भी क्या लेंगे निगेटिव। कनकेव में ऐसा लिखा रहा है तो भी क्या लेंगे निगेटिव, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे ना बन रहा है, और ये बताए थे कार्टेशियन साइन के तहत ये निगेटिव कोऑर्डिनेट होता है, ये पॉजिटिव, याद आ रहा है कुछ मैथ में। तो भी क्या लेंगे निगेटिव, यही बता रहे थे। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस का v/u। तब चलिए यहाँ पे देखो ये चार्ट बताए थे कल भी बताए थे ना ये चार्ट, तो बताए थे कि ये कनकेव मिरर के लिए भी कब नेगेटिव लेते हैं कब u, या तो रियल लिख दे लेकिन एग्जामिनर है खचरा रियल नहीं लिखता है, रियल लिखेगा तो भी निगेटिव लेंगे, रियल लिखेगा तो भी निगेटिव लेंगे, वर्चुअल लिख दे तो भी पॉजिटिव लेंगे। अच्छा रियल में कैसा इमेज बनता है उल्टा, वर्चुअल में सीधा, तो इसी कारण उल्टा के लिए क्या लेते हैं निगेटिव, लेकिन वो सब बात नहीं लिखेगा। वो क्या यूज किया है एग्जामिनर सब मिरर के सामने या टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट वस्तु की दिशा में मिरर के सामने, तो इसके लिए क्या लेंगे भी निगेटिव, यही सीखना था कब भी निगेटिव लेना है कब भी पॉजिटिव लेना है। तो इसको सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे देखो u निगेटिव v निगेटिव m बराबर -v/u, तो -v/u बाहर में भी माइनस लगा, इसको सॉल्व करेंगे हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर के परिमाण पर एक फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण, मतलब यहाँ पे देखो मतलब कॉनकेव मिरर है ठीक है ना, यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर की फोकस कितना दिया हुआ 20, तो फोकस क्या हो जाएगा कनकेव है ना, तो मेरी एक्स ना पॉजिटिव है तो ये -20 ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु जो है बन रहा है ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी कि रियल इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज बन रहा है। तो उसके बाद v का वैल्यू नहीं दिया है, यही तुमसे v पूछना चाह रहा है, u दिया है और f दिया है, तो u बराबर क्या लेंगे u बराबर f लेंगे, u बराबर क्या लेंगे निगेटिव -20 -60 ना -60 हाँ u बराबर क्या लेंगे देखो एक चीज इधर कर दे जागे नहीं इसमें, u बराबर क्या लेंगे -60, v बराबर क्या लेंगे -20, अब v बराबर क्या लेंगे कुछ नहीं, v निकालना है। तो अपने से भी पहले से नेगेटिव नहीं ले लेना है, वहाँ पे भले बोल रहा है कि रियल बन रहा है इमेज, तुम v जैसे फार्मूला हम सेट करेंगे कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, तो सर हम यहाँ पे बोल रहा है रियल तो हम यहाँ पे माइनस लगा दे अपने मन से, नहीं गलती करना कभी भी अपने मन से नहीं करना, वो बोल दिया है ना तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, वही शो करेगा कि वो रियल में इमेज बन रहा है, कि उल्टा इमेज बन रहा है। इसी कारण बोले थे ये चीज़ सीखने के लिए, बोला कि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है कि रियल बना रहा है तो पहले से भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिया जाता है, वैसे ही नॉर्मल रहने देंगे ठीक है। अपने आप उत्तर में भी पॉजिटिव निगेटिव आएगा, जो बताएगा निगेटिव आएगा यानी सही है ठीक है, वो अपने आप आएगा।
मतलब तुम अपने से ले लिया, पॉजिटिव आ गया तो कहाँ बना रियल इमेज, मतलब क्वेश्चन गलती है। तो ये चीज सिखाया जा रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो जो u ले लिया है, f ले लिया है, v सोच रहा होगा बच्चा कि v माइनस v ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं, v ये लेना है, हमेशा v ही लेना है। वो अपने आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव होने लगेगा वहाँ पे। साइन बस किसका डिसाइड कर रहे हैं, इसका। हाँ, v का वैल्यू अगर ये दिया रहता कि इमेज बन रहा है रियल ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब ले लेते फटाक देकर, कोई वैल्यू दिया था -20। लेकिन जिसका वैल्यू दे रहा है निकालने को, उसका वैल्यू तुम अपने मन से कैसे डिसाइड कर देगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज है। तो समझ में दिमाग में क्लिक किया। चलो अब यहाँ पे एक है अभी सारे, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस, जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना। नहीं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका जो है इमेज बन रहा है वास्तविक और उल्टा। क्या बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है। सोचो थोड़ा क्या पूछ रहा है तुमको, ये मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। एक सेकेंड, मोस्ट बीबीआई आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को समझ लेंगे। जितना भी बी का खेला है उसको क्या करेंगे, समाप्त। देखो कनकेव मिरर में बी में याद रखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि कनकेव मिरर का केस में बताए थे कि मिरर के आगे भी बनता है इमेज, मिरर के पीछे भी। याद है फूफा एफ और पी स्पेशल केस था, इसी में मिरर के पीछे बनता था, ठीक है। तो जब भी कब पॉजिटिव लेंगे, जब वर्चुअल और इरेक्ट हो। क्या लें? वर्चुअल और इरेक्ट हो। भी नेगेटिव कब लेंगे? तो जब रियल और इन्वर्टेड हो, रियल और इन्वर्टेड हो। यानी कि कनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड तो पांचों केस में बनता है, तो सब में क्या बनता है, मिरर के ईच साइड इमेज है कि नहीं। उसमें रियल इन्वर्टेड है, अब मिरर के सामने बोल दे या फिर टुवार्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं जो कन्वेक्स लेंस है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव भी दोनों होगा, क्योंकि जो इसका क्वालिटी है वो ये भी शो करता है 6 केस बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन में उल्ट खेला बेला हो जाता है, उल्टा हो जाता है इस दोनों का, ये याद रखना है। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे भी कब पॉजिटिव लेंगे, जब रियल और इन्वर्टेड हो। और यहाँ पे भी कब नेगेटिव लेंगे, जब वर्चुअल और इरेक्ट हो। कैसे याद रखेंगे, सब क्वालिटी तो दोनों में मिलता है सेम, बस भी का साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यही बच्चा पॉइंट नहीं पकड़ पाता है, उसको लगता है सब चीज मिल रहा है उससे। नहीं भाई, भी बदल जाता है, भी बदल जाता है, विनीत बदल जाता है। अब एक कनकेव लेंस, इसमें भी क्या ले, तो बताए थे हमेशा वार्निंग, इसमें नेगेटिव ही लेना है, पीला बॉक्स में बताए थे। इसमें कन्वेक्स में तो इसी का उल्टा ले लेंगे। ऐसे तो सब केस इसका मिलता है, इसमें सब चीज सेम होता है, बस भी बदल देता है। वार्निंग, इसमें भी हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आते हैं मैग्निफिकेशन, इसका एक अलग ही खेला वेला चल रहा है। तो वहां पे अगर मैग्निफिकेशन कहीं पे -2 लिख के दिया हुआ है, तो माइनस साइन क्या शो करेगा, वर्चुअल इरेक्ट नहीं शो करता है, माइनस साइन शो करता है, सीधा उल्टा है कि नहीं, ये देखते हैं मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, इमेज सीधा है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है। जब उल्टा है तो वहीं से पकड़ते हैं कि वो उल्टा है या तो रियल है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसे याद करेंगे, निगेटिव साइन उल्टा को शो करता है, क्या करता है, उल्टा को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, मतलब रियल प्लस इन्वर्टेड, तो उल्टा सीधा बताता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब सवाल पे आते, तब हम लोग पूरा वो साइन का क्या कर दिए, केला बेला समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा था कि अभी सारे में कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इस सवाल हम तुमको क्यों बता रहे हैं, इस सवाल से ये सीखेंगे भी का साइन, यही ना सीख रहे, बाकी सवाल में कुछ है फॉर्मूला लगाना, भी का साइन के लिए सीखते हैं हम लोग। तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कनकेव के उल्टा क्या होता है, उल्टा। तो कनकेव में जो है भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल था, इसमें भी कन्वेक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल होगा। अब बताइए यहाँ पे कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, नेगेटिव के पॉजिटिव, इस सवाल के अनुसार रियल बोल रहा है, तो भी नेगेटिव की पॉजिटिव, भी पॉजिटिव लेंगे, जबकि वही चीज वहाँ पे नेगेटिव ले रहे थे, यही सिखा रहे थे। तो भी क्या लेंगे, तो याद रहेंगे कि रियल में कन्वेक्स लेंस में भी क्या लेंगे, पॉजिटिव, और वर्चुअल में नेगेटिव। अब m बराबर क्या होता है, भी बाई यू, लेंस के लिए भी बाई यू होता है ना, मिरर के लिए माइनस भी बाई होता है, भी रख दो 30 और यू माइनस, क्यों, क्योंकि यू हर एक जगह माइनस ही में होता है दोस्त, 25 ऐसे लिखा देगा तो -25
6/5 क्या आएगा आंसर -6/5। ठीक है, हाँ। हो गया। हाँ। अब इसका आंसर -6/5 है ना। अब देखो कितना फेमस तो वहां पर है, तो रेलवे राजा भी मिस्टेक कर दिए थे इसमें, ठीक है। चलिए तो इस पे ध्यान नहीं दीजिए, वो जो हम बताया अभी नया चैट भी वाला उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब है यहाँ पे ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेसेड किया गया इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट द पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कैसा मिलेगा। अरे तो फूफा वाला केस है एफ एंड पी, तो क्या बनता है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट छोटा ये बड़ा बनता है ना। तो ये बिहाइंड द मिरर ये स्पेशल केस है फूफा वाला, याद है। अब भाई यहाँ पे ये सवाल क्यों दिए थे, कन्वेक्स लेंस का सवाल है, इसमें भी हम तुमको भी लेना सिखाएंगे। भी क्या लेंगे, कन्वेक्स लेंस है तो उल्टा कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव लेंस है तो भी हमेशा निगेटिव देते हैं कनकेव में, और यही रहता ये रहता कन्वेक्स मिरर तो भी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कनकेव लेंस याद है ना, भी हमेशा निगेटिव। देखो वार्निंग भी देके बताते हैं बच्चा को, याद है ये वार्निंग, भी हमेशा निगेटिव लेना है। और यही रह जाएगा कनकेव मिरर तो भी क्या लेंगे, उल्टा लेंगे ना। कनकेव सॉरी कन्वेक्स मिरर हो जाएगा ना, कन्वेक्स इसका उल्टा क्या हो गया कन्वेक्स मिरर, तो क्या लेंगे भी हमेशा पॉजिटिव। यही ठीक है, समझ गया कि तू समझ रहा है, याद करते रहना। अच्छा बात है मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन में बच्चा सब चीज समझ लेता है, दू का मतलब समझता है कि हाइट बड़ा बन रहा है, साइन में फंस जाता है। मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताएगा, तो देखो मैग्निफिकेशन का साइन वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, उससे नहीं पता करना है। निगेटिव मतलब समझना कि उल्टा बताता है, सीधा उल्टा बताता है पॉजिटिव निगेटिव का मतलब। निगेटिव लिखा था क्या हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये बताता है मैग्निफिकेशन का साइन, मतलब ऐसे हो सकता है कि वर्चुअल बन रहा होगा और देखो निगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या बनता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के साथ कौन सा इमेज बनता है हमेशा, तो वो चीज होगा, ठीक है। ये बताता है मैग्निफिकेशन का साइन। अब यहाँ पर ये अब मान लो ये सवाल है कि एक है the distance at which the object should be placed from the convex lens to obtain the focal length, obtain a double of its size, double of its size, triple of its size, ये ऐसा करने का मतलब बताए थे। डबल ऑफ इट्स साइज का मतलब क्या हो गया, डबल ऑफ इट्स साइज कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जब मैग्निफिकेशन क्या लिखा हुआ है दो गुना लिखा हुआ है, यही पकड़ना था। मतलब v बाई यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है दो, v का वैल्यू क्या हो जाएगा 2u। इस सवाल में यही सीखना था, बाकी 1/v 1/f करके बच्चा जैसा निकाल दोगे। हम बस भाषा लिखने के लिए सवाल दिए थे, भाषा के लिए बता रहे। डबल ऑफ इट्स साइज का मतलब क्या दिया हुआ है m का वैल्यू 2, ट्रिपल ऑफ इट्स साइज बोलेगा तो कहोगे क्या होगा m का वैल्यू 3 मतलब v बाई यू का वैल्यू 3, ये लेंस रहता तो -v बाई यू हो जाता। यही भाषा के लिए सिखा रहे हैं ये सवाल, ठीक है। यहाँ पे फिर वो भाषा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स द मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब m का वैल्यू 3 होगा 3, लेकिन उसके आगे और भी लिख दिया है रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेसेड। अब यहाँ पे बोल रहा है m का वैल्यू 3 है, लेकिन ये भी तो सोचो दोस्त m का वैल्यू -3 भी तो हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन साइन में बताए थे माइनस कब लिखेंगे जब इन्वर्टेड इमेज हो, इन्वर्टेड उल्टा सीधा ना बताता है, लेंस मिरर के फॉर्मूला में नहीं घुस जाना, ठीक है ना, उल्टा सीधा बताता है यहाँ पे माइनस का साइन। तो क्या हो जाएगा -3 लेंगे ना, बस वही चीज सिखाना चाह रहा है, यानी कि m बराबर क्या होगा -3, यानी -3 मतलब लेंस है तो क्या हो जाएगा मिरर है तो भले -v बाई यू का वैल्यू 3 है, माइनस माइनस कटा यानी कि v का वैल्यू क्या है 3u, ये चीज है। मतलब ये चीज सिखाना चाह रहे थे। वहाँ पे देखो काटे भी थे बता भी थे कि +3 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों, ये -3 पॉसिबल होगा क्यों, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बोला है। तो ये देखो ये लिए ऐसे कर दिए, ये चीज के लिए हम दिए हैं, बाकी तो तू सब बना देगा। अब यहाँ पर है कि यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है तुमको क्या u दिया हुआ है, ठीक है ना, u दिया है और v दिया है, और तुमको पूछ रहा कौन इमेज है, तो कैसे पता चलेगा u v से, तो इसके लिए f निकालेंगे, u v से क्या निकालेंगे f निकालेंगे। f है मिरर का सवाल है, मिरर के सवाल में f निगेटिव आया था क्या हो जाएगा कनकेव, तो वही से पहचाने कि मिरर कौन सा है कनकेव, पॉजिटिव आएगा तो कन्वेक्स। तुम सब पढ़ा हुआ है ना, तब डिटेल में थोड़ी ना बता सकते।
अब कल बताए थे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो 1.44 क्या हो जाएगा, एक साथ 4 किरोसिन, एक साथ देखो 4 क्या चीज़ है, ऐसे याद कराए थे। अल्कोहल का 1.36 तो 36 का आंकड़ा ऐसे याद कराए थे। डेंस फिलिन गिलास तो 1.65 ऐसे याद कराए थे। पेन शॉर्ट पेन के फिट हो गया तो फिलिन गिलास 1.65। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 वाला चीज नीचे लिखते हैं ना, तो ग्लास का नीचे लिखेंगे, वाटर का क्या लिख देंगे ऊपर, वाटर का क्या होता है 1.33, ये क्या हो जाएगा 1.5। अब बताओ 1.5। अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, अरे गेट सटाओ ना, अब जो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम हो सकता है, कल बताया नहीं ना हो सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम होगा, नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। दिया 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसे करके निकालेंगे। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से कम ही आएगा। 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या इन दोनों का वैल्यू बराबर है, नहीं। तो 1 के बराबर एक से ज्यादा हो सकता है, कभी नहीं। क्यों, म्यू बराबर क्या होता है, कल ही तो पता है, सी बाई वी। इस बताओ सी हमेशा बी से बड़ा होगा ना। हाँ। तो सी जब कोई चीज ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो 1 से वैल्यू कैसे बड़ा हो जाएगा, हैं? हो गया। एक बार 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, के बराबर होगा। इसका वैल्यू बड़ा हो सकता है, नहीं ना नीचे वाले का, ठीक है। एक बार और तो गूगल पर भी चल जाएगा ही, वह गलत है इस पे ऑप्शन, ऐसे इसको सॉल्व करेगा अपना तो कितना आएगा, 1.5 बड़ा है कि 1.3, 1.5 बड़ा, 1.50 है, मतलब ये बड़ा है। तो ऊपर से नीचे में डिवाइड कर रहे हैं, बड़े नंबर से, जैसे देखो ये इसे सोच लो, 5 से हम 10 में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ गया 1/2, ठीक है ना, मतलब 0.5, ठीक है ना। अब हम 10 से 5 में डिवाइड कर रहे थे, क्या आ गया 2, ठीक है ना। हाँ। तो जब भी नीचे बड़ा होगा तो क्या आएगा, 1 से छोटा। ऐसे भी तुम ये भी याद कराए थे भाई, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से बड़ा ही आता है। कैसे 1.5 1.33, किसी का पढ़े हो 0.3 0.5, तो म्यू का वैल्यू ऐसे याद कर लो, 1 से हमेशा बड़ा होता, 1 से हमेशा बड़ा होगा। एम का वैल्यू जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी 0 हो सकता है, इमेज 0 हो सकता है। ऐसे याद हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, भाषा सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। क्यों नहीं होगा 1 से छोटा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे बड़ा होता है दुनिया में। अब यहाँ पे बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे सवाल 12th में भी पूछेगा, एक मीडियम में दे देगा इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का दे देगा उसके रिस्पेक्ट में, तो बताइए वो क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो हम बताए थे इसे शिवम सर सोल्यूशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, y नीचे लिखेंगे जिसको बोलता है x, जिस x का दे रहा है ना तो x को ऊपर लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे म्यू x बाई म्यू y, यानी कि 2/3 दिया हुआ है यही। फिर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब z को नीचे y को ऊपर है, कि y बाई z कितना दिया 4/3। अब हम बताए थे इसको सॉल्व करने का तरीका, दोनों में y है। अब हमको क्या करना है, y को काटना रहता है, जो सेम मिलता है दोनों को क्या करते हैं, कैसे काटते थे, घुमा के काटते हैं, याद है। दोनों को ये एक उल्टा कर देते थे, ऐसे काट देते थे, एक को सीधा रखेंगे एक को उल्टा कर देंगे, तो एक उल्टा रखेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, वही आ जाएगा नया रिस्पेक्ट में, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में रहेगा, तुमको एग्जाम में इसका इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो कैसे आएगा, बीच में जो कबाब का हड्डी है हटा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा टाइप का इसमें कहानी है। एक लड़की है, इससे भी प्यार कर, एक लड़का है इससे भी प्यार कर रहा है, एक लड़की है, एक लड़का है, वही लड़का इससे भी प्यार कर रहा है, ये दोनों आपस में मिल गई, तो पता चला वाई तो हम दोनों से प्यार करते, वाई को मार दो, सीधे काट दो, ठीक है। हाँ। यही हो गया, इसी टाइप का बनता है सवाल, ठीक है। हाँ। अब ये जादूगर वाला सवाल था, जादू, यदि किसी कनकेव लेंस का आधा भाग काला करने से कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा।
इमेज का चमक कम हो जाएगा, बताए थे। नहीं। अगर कोई पे कलरिंग कर देंगे कोई भी लेंस को तो इमेज का साइज क्या होगा, वही रहता है। इमेज सेम बनता है, बस चमक क्या होता है, कम हो जाता है, बताए थे। चमक क्या होता है, कम हो जाता है। ये भी फार्मूला बताए थे कि तुम्हारे बुक में 12th में है, वो एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ना है। इसी से निकलता है। अब लास्ट पेज है इसका, नहीं ये, हाँ ये बताए थे कलर बनाने वाला, याद है। कलर ये जो बताए थे री ये जा सब बीच में वाइट, तो ये रेड और ग्रीन कैसे बनता है, ये रेड ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा, येलो। रेड ब्लू को मिलाने से क्या बनेंगे, मर्जेंटा। ग्रीन ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा, वाइट। सी से कौन कलर होता है, सियान कलर। और इसको ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो वाइट, ब्लू और येलो को मिलाएंगे तब भी वाइट, ऐसे टाइप का। ठीक है। और ये बताए थे एक अलग कलर है, ये पूछता है किसके किसके मिलाने से बनेगा, टील कलर। तो ब्लू ग्रीन वाइट, ब्लू ग्रीन वाइट। तो टी का याद कैसे करते हैं, BGW, टी BGW, WBG तो इसको क्या दे रहे हैं, टी दे रहे हैं, W टी पी ले, ब्लू ग्रीन वाइट। एक मऊ नाम का कलर है, तो मऊ BRW, मऊ BRW, तो मऊ BRW हो गया, W रेड ब्लू, आइए BGW टील। ठीक है। तो लाइट चैप्टर पूरा, चलिए यहाँ देखिए। अब जो है यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर, मैग्नेटिज्म में बताए थे पहला है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उसमें बताए थे कि ये जो तुम्हारा ये है पंजा, ये क्या बताता है, कर्लेट सोज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जो थंब है वो किसके बारे में बताएगा, इंड्यूस करंट, जो वायर में है इंड्यूस करंट। तो ये पंजा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये थंब क्या बताएगा, इंड्यूस करंट के बारे में। यानी कि मैक्सवेल का जो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल, ये दो ही चीज़ के बारे में रिलेशन बताता है, एक तो फील्ड लाइन और एक करंट का डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना। मैं इस उसके बाद जो इसका यूज़ करके कहाँ क्या चीज़ पता कर सकते थे, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग, और फिर से तुम ये सोलेनाइड है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता कर सकते हो। दूसरा पढ़ाए थे ये फ्लेमिंग का दो रूल है, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, तो हम बताए थे कि इसमें जो दोनों में क्या बताता है, ये मोटा वाला FBI, एफ मतलब कि जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स उसके बारे में। ये फिर से ये बीच वाला क्या बताएगा, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये आई, फिर आई मतलब क्या बढ़ेगा, ये करंट का डायरेक्शन। तो दोनों में FBI रूल ही लगता है। तो इस फर्क क्या होता है कि ये जो है इसका हम बताए थे क्या है, राइट हैंड रूल है, तो इसका ट्रिक बताए थे रॉयल चैलेंजर्स जनरेटर। इसका ट्रिक बताए थे लो LFM लखनऊ फाइटर मोटर्स, रॉयल चैलेंजर्स जनरेटर, लखनऊ फाइटर मोटर्स। मतलब जो राइट हैंड रूल है वो करंट की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, और ये जनरेटर में यूज होता है ये। और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, और ये मोटर में यूज होता है। तो रॉयल चैलेंजर्स जनरेटर और फिर से लखनऊ फाइटर मोटर, दोनों में एक रूल यूज होता है FBI। F मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब इंड्यूस करंट। ठीक है। और उसके बाद ये भी बताए थे कि अगर कहीं पे सिर्फ इसके रिलेशन पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट का, तो मैक्सवेल थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। तो इतना याद हो गया। चलिए ये हो गया भी पेज कंप्लीट। फिर से यहाँ पर है एक सवाल है, यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता करें। तो ये सवाल पढ़ोगी ना, क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता करें, और क्या दिया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, प्रोटॉन मूव हो रहा है टुवर्ड्स इट्स। तो क्या बता रहा है ये लाइन, प्रोटॉन मूव हो रहा है इट्स की ओर। तो प्रोटॉन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करंट की दिशा के बारे में बताता है। प्रोटॉन की दिशा के ही साथ करंट की दिशा चलता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में करंट चलता है। तो ये चीज इसमें अब समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन सा रूल लगाएं। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, क्या लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। कैसे, तो क्या चीज पूछना चाह रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक, ये क्या पूछना चाह रहा है इसमें, इसमें पूछना चाह रहा है
मैग्नेटिक यार क्या पूछना चाह रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स पूछना चाह रहा है। तो फोर्स के बारे में बताए थे, लखनऊ फाइटर मोटर्स, तो वो वाला रूल लगा लेंगे FBI करके, ठीक है। फिर से अगर ये वाला सवाल देखेंगे, ये वाला सवाल, एक सेकंड इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये वाला सवाल देखेंगे तो ये वाला सवाल देखेंगे तो ये वाला सवाल में तो फील्ड लाइन दिया हुआ है वायर के अलोंग, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्किल में, और उसका डायरेक्शन किसके थ्रू दिया जाएगा, तो किसके थ्रू दिया जाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का किससे दिया जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि इसमें दो ही चीज दिया रहता है राइट हैंड थंब रूल में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया रहेगा, एक करंट दिया रहेगा। तक इस दोनों में रिलेशन देके पूछे तो किसका क्या यूज करेंगे, हाँ इन दोनों का देखेंगे तो फिर राइट हैंड थंब रूल इसका मैक्सवेल का, यहाँ पे दे रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन पूछ रहा है, और फील्ड लाइन और डायरेक्शन, फील्ड लाइन और डायरेक्शन करंट का दे तो वो यूज करेंगे मैक्सवेल का, ठीक है। ये तो हो ही गया। अब यहाँ देखो ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो बोल रहा है ईस्ट से वेस्ट, करंट का डायरेक्शन दे दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट का डायरेक्शन देके मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देके करंट पूछे, करंट का डायरेक्शन, जब दो ही चीज दे, फोर्स सोर्स के बारे में नहीं पूछे तो क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल का रूल, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे मैक्सवेल का रूल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके बारे में बताएगा, तब फ्लेमिंग, एक बार तीनों को रूल याद कर दो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके बारे में बताता है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में। कैसे पढ़ाए थे कि ये राइट हैंड है ना, तो क्या हो जाएगा RC मतलब सी लिखा हुआ यहाँ पे, रॉयल चैलेंजर्स जनरेटर। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे याद कराते हैं, LFM, ठीक है, LFM। और मैं ये मैक्सवेल थंब्स रूल किसके बारे में बताएगा, तो और ये के बीच का वो करंट और या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में, ठीक है। तो यही चीज है। अब यहाँ पे ये बताए थे कि ये सोलोनाइड, ये बार मैग्नेट के बारे में, कि करंट अंदर में कैसे बहता है, साउथ से नॉर्थ, बाहर में कैसे बहता है, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, पोल पे कैसा नेचर है, ये डाइवर्जिंग, इधर कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग, इधर जाएगा तब ना इधर आएगा। तो ये फिगर पूरा याद है। इनसाइड कैसा है, करंट पैरेलल चल रहा है, बाहर में सर्किल टाइप में चल रहा है, कंसंट्रिक फील्ड लाइन शेप, ठीक है। अब उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे देते हैं, तो इसको पकड़ के फ्लेमिंग वाला रूल से देखते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है। अब यह है कॉइल वाला में, तो कॉइल वाला है, इसमें देख लो कि इधर भी बनता है, बीच में क्या है, परपेंडिकुलर करंट बहता है कॉइल वाला में, साइड में गोला में बहता है, इधर हाफ में बहता है। ये सब चीज समझ में आ रहा है। अब ये सोलोनाइड क्या है, सोलोनाइड, तो सोलोनाइड में बताए थे कि सोलोनाइड भी क्या है, सोलोनाइड में बताए थे कि इसके अंदर भी फील्ड लाइन कैसे चलता है, इसे नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, पता है सपना, साउथ से नॉर्थ, अंदर में कैसे चलेगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। बाहर में कैसे चलेगा, नॉर्थ से साउथ, इधर से घुसेगा मतलब कन्वर्जिंग होगा, इधर डाइवर्जिंग होगा, ये चीज है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये भी बताए थे कि सोलोनाइड पूछे तो समझ जाना पूरा ही टोटली क्या है, बार मैग्नेट जैसा, किसके जैसा है, बार मैग्नेट। अभी बार मैग्नेट बताए, सारा चीज वही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आज नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम बताए थे। अब यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, तो जब सोलेनाइड के अंदर वो कांटे घुसा देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैग्नेट जैसा काम करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे तो मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उसके बाद बताए थे कि तीनों पढ़ दिए थे, इस तीनों में सर डिफरेंस बता दीजिए। तो ये बताए थे कि जो बार मैग्नेट है फिक्स मैग्नेट है, एकदम फिक्स है, इसका तुम बताओ। और ये सोलोनाइड है, ये इसको कॉइल राउंड करके बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि जब सोलोनाइड के अंदर हम लोग कांटी डाल देते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है,
तो इसका ये तो नेचुरल है, कोई मैग्नेट बाहर मैग्नेट मतलब वो जो हम लोग खेलते हैं मैग्नेट से, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहा है, तो नेचुरल है, परमानेंट मैग्नेट है। ये कैसे सोलोनाइड में कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, जब सोलोनाइड के अंदर एक कांटी घुसा देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा होगा, पैरामैग्नेट का परमानेंट और फिक्स, और इसका सोलोनाइड का क्या होगा, टेम्पोररी, क्योंकि जब तक करंट देंगे तब तक अच्छा से काम करेगा, करंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या है, जो बाहर मैग्नेट जैसा सेम वो इलेक्ट्रो सोलोनाइड है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो फिर बाहर मैग्नेट सोलोनाइड में क्या समानता है, तो बिहेवियर छोड़ के बाकी जो फील्ड लाइन जैसा बनता है ना, वो सब चीज समानता है इस दोनों में, समझ में। पोलरिटी कैसा है, बार मैग्नेट का फिक्स रहता है, जो इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल है, जो इसका साउथ पोल है इसका साउथ पोल है। आई दोनों का बदल सकता है, कभी करंट का तार बदल दे तो कभी करंट उधर से घूमेगा तो उधर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा नॉर्थ पोल, तार डायरेक्शन बदल देंगे करंट का तो नॉर्थ पोल पोलरिटी चेंज हो जाएगा। 21 में होता है पॉसिबल ऐसा, सोलोनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। गिर सटा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट जैसा, सोलोनाइड। सोलोनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या इस दोनों में समानता होता है उसका, कि फिक्स है कि नहीं, दोनों है कि वो सब चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे AC DC का इंटरचेंज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है। 15 एम्पियर किस में लगाएंगे, जो हाई चीज़ में लगाएंगे, 5 एम्पियर बल्ब में लगाएंगे। ये ऑस्टवल का एक बताए थे ये एक्सपेरिमेंट, कि ये जो है कि ये जब मैग्नेट ले, जब व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट देन द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, दिस एक्सपेरिमेंट शोज रिलेशन बिटवीन द मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बोला था कि अगर हम है ना करंट पास करा रहे हैं ना इसमें से, तो यहाँ पे नीडल रख दिए ना तो ये डोलने लग रहा है, तो ये यही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है। तो कौन बताया था, ऑस्टवॉल्ड। क्या बताया था, ऑस्टवॉल्ड। अब फिर है ये कि जो अब ये बताए थे कि एक फ्राइडे भी एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्लक्स चेंज करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है तुम्हारे में क्लास 12 में। तब ऑस्टवॉल्ड 1820 में एक्सपेरिमेंट किया था, अब वो रिलेशन बताया था मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। और माइकल फ्राइडे 1831 में एक्सपेरिमेंट किया था, ये दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है डिस्कवरी का, 11 साल का, 1830 और 31। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन बताया, तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन कौन बताया था, ऑस्टवॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट पर आए, इलेक्ट्रिक पास कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, इसी का ना वो नीडल हिल रहा था। फिर 1820 में जो है ये मैग्नेटिक नीडल वाला डिस्कवरी कौन किया था, ऑस्टवॉल्ड, याद हो रहा है। फिर से उसके बाद है 1820 में किया था ये एक्सपेरिमेंट। फिर से उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का कौन बताया, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का ऑस्टवॉल्ड। अरे नहीं देख रही, वो तो रिलेशन बताया था। हाँ तो वही ना पूछ रहा है। अच्छा, ये जैसे बिजली है, इसमें से करंट घुसा दिया तो इधर बाद में है ना फील्ड जनरेट होने लगा, इसी फील्ड के कारण वो क्या होने लगा, हिलने लगा। तो यही ना है रिलेशन। अब फ्राइडे क्या किया था, इसी में बच्चा कंफ्यूज हुआ था। फ्राइडे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। वो क्या किया था कि बोला था कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज जनरेट, मतलब कि कोई कॉइल है, अब इसके अंदर ये ले जा रहे हैं मैग्नेट, इसको सिर्फ कॉइल को यहीं पे खड़ा रहने देना, बस इसको चुम्बू को ले जाना है, ऐसे ऐसे अप डाउन करेंगे ना मैग्नेट को, तो वो एक करंट जनरेट होगा, इसी को कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। फ्राइडे क्या बोला, फ्राइडे यही ना बोला था कि द इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इंड्यूस होता है वो, तो वही ये फ्राइडे बोला था, ये बात ऑस्टवॉल्ड नहीं। फिर है अगर बोल रहा है कि अगर जो बताए वहां पे तो एक चीज को कॉइल को सीधे ना रखना है, इसको सिर्फ ऊपर कर दोनों को चलाने लगे तो कुछ होगा जनरेट नहीं ना, एक को सीधे रखना है, एक को चलाना है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है इसको, ईएमएफ तो कौन दिया था, फ्राइडे 1831 में। अब यहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर दोनों में सेम मतलब कि एरिया में करंट बह रहा है, मतलब कि सीधा सीधा, तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तुम करके देख लेना, एक में इधर फोर्स लगेगा, एक में इधर फोर्स लगेगा, लेकिन वो सीधा दिशा में चल रहा तो अट्रैक्ट होता है, और अपोजिट दिशा में चलता है तो रिपल्सन होगा, हटेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे बताए तो फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के बारे में। तो पारामैग्नेट इसको बोलते हैं जो सबसे स्ट्रांग मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी क्या होगा, पॉजिटिव, और सबसे स्ट्रांग होगा। इसका भी पॉजिटिव होगा लेकिन इससे थोड़ा कम होगा। इसका डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होगा मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। इसको याद कैसे कराते हैं पैरामैग्नेटिक को, पकड़ो ना पारामैग्नेटिक है, पकड़ो ना पारामैग्नेटिक। प से प्लेटिनम, क से पोटासियम, Cr से क्रोमियम, O से ऑक्सीजन, Na से सोडियम, Al से A से अल्युमिनियम। इसको फेरोमैग्नेटिक कैसे बताते हैं, फेको नहीं अच्छा चुंबक है, फेको नहीं अच्छा चुंबक है। तो Fe से आयरन, कोबाल्ट, निकल। बाकी जो बच गए सब डायमैग्नेटिक है। तो बस पारामैग्नेटिक। देखो वाटर भी डायमैग्नेटिक है। क्या वाटर डायमैग्नेटिक है। इसमें दे देगा कौन मैग्नेट नहीं है, तो वाटर है इसमें, ठीक है। वाटर मटेरियल मैग्नेटिक वाला गुण है, लेकिन वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पर है कि अगर कोई करंट कंडक्टर है तो क्या क्या बताएगा। करंट कंडक्टर है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, करंट है उसमें तो एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बताए थे कि कोई अगर ये है बार मैग्नेट, उसको छोड़ देंगे तो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, साउथ में, नॉर्थ साउथ, क्या नॉर्थ साउथ में आके रुकेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, नॉर्थ साउथ। किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, नॉर्थ साउथ। बार मैग्नेट में कैसे चलता है करंट, साउथ से नॉर्थ अंदर में। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म, डायनमो इफेक्ट। मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी चीज के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों आ रहा है, उस सब में स्पिन मोशन बताए थे, वो क्वांटम नंबर उसी से। 1 टेस्ला किसके बराबर बताए थे ना, 1 वेबर मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 टेस्ला 1 वेबर मीटर स्क्वायर के था। जब किसी मैग्नेट को हिट करेंगे तो मैग्नेटिज्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये बताए थे, यही फॉर्मूला 12th में भी मिलेगा। बताए थे कि कोई चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=q_v_b sin थीटा। साइन थीटा पे डिपेंड करता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 का मतलब कि जो चार्ज है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए, तो फोर्स भी क्या लगेगा, 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। याद नहीं रे, ये थोड़ा याद कर लेना है, मैथ नहीं पढ़ना, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा आएगा फिजिक्स में। ये कंडक्टर में क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, F=IBL sin थीटा। यहाँ पे FQV भी sin थीटा, यहाँ पे IBL। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ। ये बता दो थे बच्चा, ये बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट के बीच का जो है डायरेक्शन है, इस दोनों का रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। आप फॉर्मूला बोल दिया, हम ऐसे बोल देते, आप बोलते कौन सा, मतलब वही थ्योरी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट के बारे में बोल रहा है, तक इंड्यूस करंट। ये फेरी देखो बताओ, लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, नहीं तो कट गया। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल देगा कि लेफ्ट हैंड। तो बताए थे कि रॉयल चैलेंजर्स जनरेटर, लखनऊ फाइटर मोटर्स, तो ये राइट क्या देता है, सी से करंट के बारे में। ऐसे भी राइट को क्या बोलते हैं, दाया दाया धारा के दिशा, बाया बल के दिशा, बाया बल दाया धारा। अब ये बताया कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 1 वेबर मीटर स्क्वायर। अब 1 गॉस भी होता है कि यूनिट 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। उसके बाद है कि ये फ्राइडे के नियम पे ही ना मोटर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे की नियम पे। अब फिर से ये है कि ये इलेक्ट्रिक, ये बता रहे हैं परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, फेरोमैग्नेटिज्म से। उसका पोलैरिटी चेंज हो सकता है, नहीं। ऐसे बड़ी कंफ्यूजन होता है। जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का है वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, टेस्ला। तब याद कराए थे, फील्ड में गाड़ी चलाते हैं, अब मार्क जुकरबर्ग वेबर, ये क्या FB चलाता है, मतलब फ्लक्स। ऐसे याद करो, टेस्ला कौन है, गाड़ी फील्ड में चलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। लेकिन फ्लक्स का क्या है, वेबर। फ्लक्स का क्या है, वेबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा ऐसा यूनिट, टेस्ला तो है, फील्ड में टेस्ला चलाते हैं। अब 1 टेस्ला को हम ये भी तो बोलते हैं न्यूटन, ये वेबर मीटर स्क्वायर।
आई वेबर मीटर, इसके वो और भी याद कर लो कि 1 टेस्ला को ये भी बोलते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर। ये हमारे एग्जाम में पूछा था, बहुत बच्चा व्यूज हो गया था। न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछे तो वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछे तो वेबर। अब ये बिहार राज्य विद्युत शक्ति निगम कब आया? 1982। ये क्या आ गया? देखो यहाँ पे पूछ रही है कि ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब 1 टेस्ला इसके बराबर भी होता है, लेकिन वो दिया नहीं है, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब 1 गॉस होता है क्या? 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा? 1 गॉस इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 गॉस। नहीं हो गया? -4 है तो नीचे आएगा तो फिर उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिसिटी का बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल होता है कि नहीं? अगर एल दुगना हो गया तो रेजिस्टेंस दुगना, एल आधा हुआ तो रेजिस्टेंस हाफ। अभी बताए थे वायर को 5 भाग में कट दिया जाए तो हर एक का एल क्या हो जाएगा? हर एक का एल क्या हो जाएगा? L/5। तो रेजिस्टेंस वेरिक का क्या हो जाएगा? R/5। तो 1/R इक्विवेलेंट सब में क्या हो जाएगा? R/5 मतलब कि 1/R 1 सीरीज पैरेलल में जोड़ने का। तो R/5 इसे जोड़ेगा तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे तुमको ये पढ़ाएंगे, ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बस लास्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर। हाउ इज अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू ए सर्किट मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। वोल्ट मीटर पैरेलल में। चलो करता हूँ। तुमको वो ट्रिक बताए थे हम, स्कैन। वो मैक्सवेल का थंब कंडक्टर वाला, मतलब कि अगर जो है ये स्कैन साउथ है तो क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज कब है? जब नॉर्थ में है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा वैसे हाथ पकड़ के तो यहाँ पे वेव थ्योरी कौन दिया था? तो हाइजीन्स ने दिया था। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश एक तरंग है, कैसे बताता है? ट्रांसवर्स नेचर। इंटरफेरेंस क्या प्रूफ करता है? इंटरफेरेंस प्रूफ करता है वेव नेचर को, कि लाइट एक वेव नेचर का है। ठीक है, दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन है? तो दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, देखो सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है, तो ये आंसर होगा। टीआरई में पूछा हुआ सवाल है। लेकिन सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता पूछता तब होता सिंधु, शहरी बोलता तब, लेकिन ऐसे मेसोपोटामिया। 1940 में जो पटना विमेंस कॉलेज बना था, 1940 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिस्टर ऑफ द एंग्लो कॉमर। 1940 क्या है? 1940। पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? तो 1863 नहीं, 61 नहीं, 63। 13 भाई कौन है? एल्विस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही कथन चुने। तो एक से अधिक, यदि समाचार में कुछ प्रकाशित, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं, ये तो नहीं होगा, ये होगा। इस एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले प्रकाश पत्रों की आज़ादी को सीमित करना था। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन को बाहर रखा गया था। ब्रिटिश सरकार समाचार पत्रों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को सरकारी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले समाचार पत्रों को जांच करने का अधिकार था। तो डीएम को अधिकार दिया था जब्त करने वाला भी। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पे अपना प्रसिद्ध मिनट कब दिया? तो फरवरी में दिया। कब? फरवरी में, वो भी 2 फरवरी को। 2 फरवरी को, यानी कि प्रियम शादी के दिन। ठीक है, उसी दिन मैकाले। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्म तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं तो ब्राउन हाइड्रोजन से वाष्प मीथेन प्राप्त करते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन से। ठीक है, देखो यहाँ पे अब रिडक्शन उसी का सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव ये है
तो इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस इसी का होगा, BCA। ठीक है, 17 UPSC में पूछा था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें किसका अपचय होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, तो A का, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ये सारा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तरंग अंधता के लिए। ठीक है, तारिके फिरोज शाही शम्से सिराज, तारिके फिरोज शाही सिराज एक संचरिता की प्रतिघात होती है, आवृत्ति के वैद्यकृपात। एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदला गया 1935 के अधिनियम से। बिहार के छोटा नागपुर का पठार पर कर्क रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है, उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा। बताया तो एक है उत्तरी कोयल और एक है स्वर्ण रेखा। इस जगह पे तो कोयल का स्वर्ण कर्क, कोयल का स्वर्ण कर्क। व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड राजदूत रह सके, KR नारायण। कौन रह चुके हैं सर, KR नारायण। नारायण जो है राजदूत भी रह चुका है, राष्ट्रपति भी रह चुका है और यहाँ भी कुलपति भी पहुँच चुका है नारायण। कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Na3+। कैसे याद करेंगे, एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर भी है। तो कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। खेल का मैदान किसको, स्विट्जरलैंड को। लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, तो फैट सोल्यूबल, ADEK। लीवर स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन ADEK। आदर्श क्या होगा, एंट्रोपी शून्य होना चाहिए आदर्श तरल का। तनुकरण से क्या होगी, विद्युत अपघटन बढ़ती है। कोशिश करना 30 मीटर खाता नहीं करते चावल ठीक हो ना।